नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब शाला चैनल पर। तो बात को कंक्लूड करते हैं, शुरुआत करते हैं। सीटेट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, ये मेरे नोट्स हैं। तो इसमें वीडियो को जितना छोटा से छोटा रखने की कोशिश की गई है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी का जो मटेरियल है वो ग्रैब करने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आज की क्लास है, शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है कि भारत सरकार द्वारा 1986 में और अभी मतलब ये तीसरी नेशनल पॉलिसी है। तो शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए और शिक्षा को वर्तमान रूप से जो संसाधन उपस्थित है उनके अनुसार चेंज करने के लिए एक पॉलिसी लाई गई है जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक, और ये जो समिति है ये किस समिति के आधार पर बनी है, इसका प्रस्ताव किसने दिया था? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो कमेटी है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी, इन्होंने जो है इसका सुझाव दिया था। और ये कब पारित हुई थी? 31 मई 2019 को इन्होंने अपना जो है फाइनल रिपोर्ट जो है सबमिट की थी, 31 मई 2019। ठीक है, इसके लक्ष्य क्या है? इसका बेसिक लक्ष्य है कि लगभग 2 करोड़ जो है बच्चे हैं जो स्कूल में या मुख्य शिक्षा की धारा से नहीं जुड़े हैं। तो 2000 इनको 2020 सॉरी यहाँ पे 20 है, 2020 के अनुसार इनको 2030 तक 2 करोड़ बच्चों को अपनी शिक्षा की धारा में लाना हमारा पहला लक्ष्य है। दूसरा इसमें चेंज हुआ है कि एमएचआरडी का जो डिपार्टमेंट था, इसका नया नाम जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। और इसके एनईपी में जो सबसे अहम बात है 5334, ये फॉर्मेट क्या है? वर्तमान में क्या है भारत में 10+2 चलता है। कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं जैसे CHSL, तो उसमें लिखा होता है 10+2। 10 क्या इंडिकेट करता है? 1 से लेके 10 तक की क्लास को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 9 10। तो 1 से लेके जो 5 तक होते हैं ना, वो प्राइमरी। 5 से लेके जो 8 तक होते हैं वो जूनियर। इस तरह से फिर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। ठीक है, इस तरह से अपन इसका डिवाइड किया गया है। तो हाई स्कूल 9 10 और इंटर 11 12। तो ये 10+2 यानी हाई स्कूल +2, ये वाला फॉर्मेट अभी तक चल रहा था। लेकिन अब क्या चलेगा? 5+3+3+4। तो जनरली 5+3+3+4 में हम लोग क्या लेके जाते हैं, जो 12th के बाद जो है, ऐसा हम जनरली समझ लेते हैं 12th के बाद जो है 4 ईयर का डिप्लोमा डिग्री, ऐसा कुछ समझ में आता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। 5+3+3+4 जो है, ये जो 5 है ये इंक्लूड हो गया है हमारा, जैसे किंडरगार्टन आजकल चल रहा है प्राइवेट कॉलेजों में, किंडरगार्टन प्ले स्कूल है ना, तो ये उनको कंसीडर किया गया है। यानी 3 साल है हमारा जो कक्षा 1 में प्रारंभ होता है, क्लास 1 में प्रारंभ होता है, वो होता है जब बच्चा 6 साल का हो जाता है ना। लेकिन इसमें 5 में जो है 5 साल है, तो ये 3 से लेके कक्षा 2 तक, यानी कि 3 4 और 5 है ना। तो कक्षा 1 2 और 3 नीचे इसको डिस्कस किया गया कैसे हैं, और आने वाले पेजेस पे इसको और अच्छे से क्लियर कर दिया जाएगा। अभी इतना ध्यान रखिए 533+4। ठीक है, इसको 534 भी याद रख लो, या फिर 534, ऐसा कुछ भी अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आगे अगर लेके जाएं तो फाउंडेशन, जैसा कि हमने कहा पहली स्टेज जो है इसमें फाउंडेशन कहते हैं पहली स्टेज को। दूसरी जो स्टेज है उसका नाम है प्रिपरेटरी। तीसरी स्टेज है उसका नाम है मिडिल स्टेज, और लास्ट स्टेज का नाम है सेकेंडरी स्टेज। एफ पी एम एस इसको कुछ भी फादर पिता मदर सिस्टर कुछ भी हम आप अपने हिसाब से नेमोनिक्स बना के इसको याद रख सकते हो। सिंपल है FPMS। मिडिल और सेकेंडरी तो इजी है, कंफ्यूजन होगी आपको प्रिपरेटरी स्टेज पे। ठीक है, आगे इसको डिस्कस करते हैं। जो पहला 5 साल है उसमें जो 3 साल है, शुरू के 3 साल, वो एज 3 to 6 डेडिकेट है। अभी आपका बच्चा जो है क्लास 1 और 2 में नहीं आया, कक्षा 1 के पहले ही, जैसे शिशु मंदिर में शिशु कक्षा होती थी, तो जब शिशु होती थी तो बच्चे को एडमिशन जो मिलता था वो जब वो 5 साल का हो जाता था या 3 साल का हो जाता था, तो इस हिसाब से बच्चे एडमिशन पाते थे। लेकिन अभी क्या होगा कि
सरकार का जो ध्यान है वो इन 3 सालों पर भी है। ये जो 3 साल हैं ये आंगनवाड़ी और बाल वाटिका, आंगनवाड़ी और बाल वाटिका जो है उन पर केंद्रित किया गया है। यानी अब ये यहाँ से जो आंगनवाड़ी खोली गई है, यहाँ से सरकार अपना इंटरफेयर करना स्टार्ट करेगी। वहाँ से छात्रों की गुणवत्ता सुधारने पे जोर दिया जाएगा। 2030 तक इसको इम्प्लीमेंट करना हमारा लक्ष्य है। और फिर जो 2 साल है, 5 में 3 साल तो यह हो गए, मूलभूत चरण में 2 साल जो है क्लास 1 और 2। ठीक है। जनरली इस स्टेज पे कोई भी मतलब टेस्ट नहीं लिए जाएंगे, बच्चों को मारा नहीं जाएगा, उनका जो है संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है। और शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा, उनका गत्यात्मक विकास होगा, जो कुछ भी हमने सीडीपी में पढ़ा है। ठीक है। बाल विकास की जो किताब हमने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ी हुई है, फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है बीएड वालों ने, तो उसमें जो अपना बालक का विकास होता है वो सभी कंसिडर किए गए हैं इन 5 सालों में। उसके बाद जब बच्चा कक्षा 2 में आ जाएगा, इसके बाद फिर बच्चा आएगा प्रारंभिक चरण में, प्रीपेटरी। ये जो है ये ए इधर पे लिखा है, प्रिपेरेटरी स्टेज, प्रारंभिक चरण। कक्षा 3 से, ये भी 3 साल का है, ये कक्षा 8 से लेकर कक्षा 11 तक, मतलब एज 8 से लेकर 11 तक, और कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक जो है बच्चों को बताया जाएगा। ठीक। इसके बाद फिर अगला 3 जो है वो मिडिल स्टेज का है। अगले 3 साल मिडिल स्टेज डेवलपमेंट पे फोकस है। बच्चा 11 साल का हो गया, बच्चा कक्षा 5 तक आ गया है। ठीक है। अब बच्चा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक जो है जूनियर स्कूल जो कहते हैं इसको, कक्षा 6 से लेकर 8 तक बच्चा जो है मध्य चरण के अंतर्गत आएगा। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है 4। ठीक है। ये 4 ईयर का जो है वो कक्षा 9, 10, 11 और 12, बच्चा कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक जो भी पढ़ाई करेगा, जो भी सीखेगा, वो सब का एजुकेशन है, उसका इन्वायरमेंट है, वो सब किस में कंसिडर किया जाएगा, माध्यमिक चरण में। ठीक है। सेकेंडरी स्टेज में। ठीक। ठीक है। इसके बाद फिर उसमें आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एनसीपी 2022 में जो एक पॉइंट मेंशन है कि बच्चे का जो है स्किल्स है वो 21st सेंचुरी के हिसाब से डेवलप किए जाएं, तो वो 21st सेंचुरी के हिसाब से स्किल्स कौन कौन से हैं, इसको याद रखिए। CDP जो है, C फॉर क्रिटिकल थिंकिंग, D फॉर डिसीजन मेकिंग एंड P फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। बच्चा जो है उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, वो समस्या का समाधान सोच लेना चाहिए, है ना, उसमें जो है समावेशी बच्चा जो है वो करके सीखना चाहिए। फिर जो D स्टैंड फॉर डिसीजन मेकिंग, बच्चा जो है उसमें बचपन से ही निर्णय लेने की क्षमता जो है वो विकसित करना इनका लक्ष्य है। अभी क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, तो बच्चों को उतने बड़े बड़े डिसीजन नहीं लेने दिए जाते हैं। शादी का डिसीजन मान लीजिए, तो शादी का डिसीजन में क्या है कि चलो पेरेंट्स लाएंगे, अगर मान लो गलत लड़की आ गई तो पेरेंट्स ही संभालेंगे, गलत लड़का आ गया तो पेरेंट्स ही संभालेंगे। लेकिन वहीं पर अब क्या ध्यान दिया जाएगा कि बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे डिसीजंस लेना उनको बचपन से ही सिखाया जाएगा, ताकि वो जो है वो बड़े बड़े डिसीजंस भी ले सकें। क्योंकि अल्टीमेटली हमारे देश का भविष्य जो है वो अगर अच्छे डिसीजन और बुरे डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं, तो उनमें हिम्मत होनी चाहिए, गट्स होने चाहिए। तो बच्चों में जो है वो डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप करना है। और थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब जो बच्चा है उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सामने कोई प्रॉब्लम है उससे घबराए नहीं, उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है। ये हो गया CDP। इसको याद रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट चाहिए हो तो ले लीजिएगा। और अ, अगर आपको दिक्कत है तो इसकी PDF जो है मैं टेलीग्राम पे चैनल है उस पर प्रोवाइड करा दूंगा, और जो चैनल की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या है मेन एम, CDP के अलावा जो है NEP 2020 में जो है लर्निंग टू लर्न, मतलब जिसको मेटा कॉग्निशन भी कहते हैं, इस पर भी फोकस किया गया है। बच्चे में जो है उसको ये सिखाया जाए कि पढ़ाया कैसे जाता है, सीखा कैसे जाता है। हम सबको कहते हैं ना, स्कूल में कहते हैं कि ध्यान लगा के पढ़ा करो, ध्यान लगा के पढ़ा करो, पर कोई ये नहीं सिखाता कि भाई ध्यान कैसे लगाएं, है ना। कोई ये तो नहीं सिखाता स्कूलों में कि ध्यान से पढ़ना तो है, पर ध्यान कैसे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते कैसे हैं। ये तो पता है हमको कि पेन से लिखना है, पर पेन क्या है ये चीज़ पे फोकस नहीं है। फॉर एग्जांपल ये तो आने वाली शिक्षा प्रणाली में हम इस बात पे ध्यान देंगे कि जो लर्निंग टू लर्न है या मेटा कॉग्निशन है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी खाली किताबों में ही मेंशन है। ठीक है। आगे चलते हैं। NEP 2020 में आकलन के संबंध में देखिए,
जो बच्चा होगा उसका जो रिपोर्ट कार्ड है, अभी एक रिपोर्ट कार्ड सिंपल आता है ना, उसमें सभी कुछ मेंशन रहता है कि भैया इनके इस सब्जेक्ट में इतने नंबर है, इतने इतने नंबर हैं, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं मेंशन रहता है कि बच्चे ने कौन कौन सी कौशल सीखे। बच्चे में सीडीपीएम में से जो हमने क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेटा कॉग्निशन, इन फील्ड्स में उसमें कुछ में प्रोग्रेस हुई है कि नहीं है, वो कुछ नया सीखा है या नहीं सीखा है। ठीक है, तो आने वाले समय में जो प्रगति पत्र होंगे, जो रिपोर्ट कार्ड होंगे हमारे, वो हमारे 360 डिग्री बहुआयामी प्रगति पत्र या होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के नाम से जाने जाएंगे। इनमें जो हमारी प्रोग्रेस वो इस प्रकार मेंशन होगी कि जो टीचर है वो बच्चे का सभी विकास देख सके, बच्चा खुद अपना विकास समझ सके, और बच्चा जो है वो अपने दोस्तों के साथ सहयोग करके, ध्यान से सुनिएगा, 3 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चा है वो नंबर 1 तो है कि सेल्फ असिस्ट कर सके। ठीक है, और फिर नंबर 2 पर आता है कि जो बच्चा है वो अपने साथियों के साथ, है ना, कोमेट्स के साथ इंटरेक्ट कर सके। और नंबर तीसरा जो है कि उसका जो टीचर है ना, सॉरी फॉर राइटिंग, कुछ दिन में मैं थोड़ा बढ़िया मीडियम यूज़ करूँगा, अभी राइटिंग चूँकि थोड़ा ऐसा है, कोऑपरेट कीजिएगा। तो बच्चे का जो विकास है, बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है, वो इस तरह से होना चाहिए कि उसमें एक तो उसके सारे गुणों का, उसके सभी विकास का जो है, सभी प्रकार के, जैसे सीडीपी हुआ अपना, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और अ, जो भी है अपना उसका विकास हो गया, और उसके साथ साथ उसके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके नंबर। और रिपोर्ट कार्ड जो है इतना कॉम्प्लिकेट नहीं होना चाहिए, रिपोर्ट कार्ड इतना सिंपल होगा कि बच्चा खुद भी समझ सके कि उसका क्या विकास हुआ है, वो अपने साथियों से कंपेयर कर सके खुद को। टीचर नहीं कंपेयर करेगा, वो तो फिर क्या होगा, नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। बच्चा खुद कंपेयर करे कि हाँ हमारे में इनके हिसाब से, जिससे बच्चे में कंपटीशन की भावना है। और फिर जो तीसरा नंबर है टीचर, टीचर बच्चे को देख के उसका विकास उसकी पिछली स्थिति से कंपेयर कर सके, ना कि किसी और विद्यार्थी से, वो गलत बात हो जाएगी। टीचर उसका जो प्रोग्रेस है वो कंपेयर कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है आने वाले समय में जो प्रगति पत्र होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड भी इसको कहा जाता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है आपके पास एक, ठीक है, परख। परख क्या है? परख जो है एक हमारा डिपार्टमेंट इम्पोज किया गया है, बनाया गया है। ये जो है एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा परख। इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिए, परफॉर्मेंस असिस्टेंस, परफॉर्मेंस पेन चेंज कर लूँ, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि PARAKH स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस फॉर नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जैसा हमने अभी ऊपर CDP या CAP भी कह सकते हैं इसको। तो इसमें क्या है कि परख जो है एक ऐसा एक बॉडी डिजाइन की जा रही है जो टीचर्स और स्टूडेंट और स्कूल्स, इन तीनों की जो है जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी इनकी परफॉर्मेंस है, जो भी इनके द्वारा असेसमेंट किया जा रहा है, ठीक है, जो भी बच्चों में डेवलपमेंट हो रहा है, ये इन सब का जो है नज़र रखेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा सीटेट के भी एस्पेक्ट से, और बाकी किसी भी एग्ज़ाम जो भी टीचर से रिलेटेड है सभी के एस्पेक्ट में आप इसको ध्यान रख सकते हैं, परख। ठीक, इसके बाद फिर होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है इसको एक बार फिर से कैटेगराइज कर दिया गया है। आप इसको जैसा कि हमने ऊपर देखा था CDP था, ठीक है, इधर पे जो है ये CAP है, वो CDP अलग चीज़ था। ठीक है, वो CDP क्या था, बच्चे का विकास था। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट आखिर कंसीडर क्या क्या करता है? ठीक है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है इसमें बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। ये शब्द सुने सुने से हैं, डाइट वालों ने और BEd वालों ने सुने सुने से शब्द होंगे इनके। संवेद कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, इसीलिए कहते हैं हर चीज़ को रिलेट करना सीखो तभी आपको समझ आएगा। फिर सेकंड जो A स्टैंड फॉर अफेक्टिव, अफेक्टिव मतलब इमोशंस, वो किसी चीज़ से अफेक्ट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बच्चे के अफेक्ट होने की एबिलिटी, इमोशंस, उसमें भावनाएं क्या हैं, भावनाओं को संवेग भी कहते हैं, है ना। संवेग 7-8 प्रकार के होते हैं, डर वगैरह वगैरह, तो उनमें जो है संवेगात्मक विकास क्या है। और फिर थर्ड आता है साइकोमोटर, जहाँ भी मोटर होता है ना, मोटर स्टैंड फॉर मोशन, ये जो है
मोटर स्टैंड फॉर मोशन, तो साइकोमोटर मतलब गत्यात्मक, उसमें गतियों के हिसाब से वो उसके सभी किसी भी हाव भाव पे क्या व्यक्त करता है ना, किसी भी चीज़ पे कोई कैसा रिएक्शन देता है, जो हाइपर एक्टिव तो नहीं है। तो ये सारे जो विकास है ये हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है। तो जो 360 रिपोर्ट कार्ड बनेगा उसमें ये सब चीज़ें हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ भाई उसमें कुछ विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगला एम है वो रिडक्शन इन कैरिकुलम, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं रिडक्शन इन कैरिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अभी क्या है, फिर करंट में क्या सिचुएशन है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है पढ़ने के लिए, सिलेबस जो है हम लोग के पास इतना ज़्यादा सिलेबस है और समय कम है। पता चला टीचर जो है वो बच्चे के और विकास पे ध्यान ही नहीं दे पा रहा है, वो खाली इसी बात पे उसका मेन फोकस है कि भाई पहले सिलेबस तो ख़त्म हो जाए, है ना। कई बार क्या होता है कि सिलेबस ही ख़त्म नहीं हो पाता है। तो जो रिडक्शन इन कैरिकुलम कंटेंट टू इनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी जो है इसका एक एम है, एक गोल है, ठीक है। और मतलब कि सिलेबस कम होगा ताकि फोकस्ड लर्निंग होगी बच्चे की, है ना, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग होगी। और उसको कम सिलेबस रहेगा तो उसको कम पढ़ना पड़ेगा, वो अपने बाकी चीज़ों पे भी, बाकी प्रकार पे भी ध्यान दे पाएगा। फिर आता है बदलाव लाना है। क्या बदलाव लाना है, देखिए इसका जो एम है ये मैंने हिंदी में लिखा है ताकि समझने में थोड़ा आसान रहे कि भैया बदलाव क्या लाना है। मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन से फ्लेक्सिबिलिटी, कहीं कहीं पर लिखा रहेगा रिजिडिटी, रिजिडिटी टू फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो हमारा जो एनसीईआरटी 2020 है इसका एक एम ये भी है कि स्टैंडर्डाइजेशन टू फ्लेक्सिबिलिटी, इसको कन्वर्ट करना है 2030 तक हर हाल में। एनसीईआरटी विल डेवलप अ नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन। इसको ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी ऐसा ये एफ है फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, ठीक है। NCP-FECCE इसका जो है फुल फॉर्म है। ये खाली आप ऐसा PDF से पढ़ लीजिएगा इसको। और इसमें मुझे कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है क्योंकि इस समय जो हमारे सोर्सेस थे, रिसोर्सेज थे जिनसे हमने जहाँ से डाटा कलेक्ट किया, तो वहाँ पर जो है इतना क्लियर नहीं बताया गया था। बाकी इसको मैं अपडेट करके कमेंट में पिन कर दूंगा अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होता है तो। NCERT जो है आने वाले समय में एक यूनिट बनाएगी, इसका निर्माण कौन करेगा, NCERT, ठीक है, NCERT करेगी। नेशनल कैरिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एंड एजुकेशन के लिए जो है NCP-FECE जो है बनाएगा, ठीक है। ये खाली इतना ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद आता है NETF, है ना। NETF जो है एक डिपार्टमेंट है, ये अभी नहीं है, ये आने वाले समय बनेगा। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी टू बी क्रिएटेड, ठीक है। NETF जो F स्टैंड फॉर फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क। अभी क्या है, एक और एम है अपना कि जो है नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस। करंट में क्या है कि जो आर्ट के बच्चे होते हैं और जो साइंस के बच्चे होते हैं वो आपस में को रिलेट नहीं कर पाते। मतलब आने वाले समय में ऐसा किया जाएगा कि जो सब्जेक्ट चेंज है वो सेपरेशन जो है सडन नहीं होगा। अभी क्या होता है, कॉलेज बदल जाते हैं, स्ट्रीम बदल जाती हैं, बच्चे बदल जाते हैं, कोचिंग बदल जाती है। तो अभी क्या होगा आने वाले समय में, कुछ सब्जेक्ट जो है वो इस प्रकार से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे कि वो दोनों में कॉमन रहेंगे, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट जो है वो कॉमन रहेंगे, सेम रहेंगे सभी के, ठीक है, बिटवीन कैरिकुलर एंड एक्स्ट्रा कैरिकुलर, ठीक है। तो अगर आपका कैरिकुलर सेम नहीं है तो एक्स्ट्रा कैरिकुलर तो सेम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इससे में क्या है कि आपको अलगाव नहीं होगा, आपको ये नहीं लगेगा भाई कि आप बायो के हो, हम मैथ के हैं, तो हम एकदम अलग दो डिफरेंट वर्ल्ड से हैं। ऐसा कुछ आने वाले समय में बच्चे फील नहीं करेंगे, ठीक है। अभी ये कुछ और स्पेशल एम्स हैं, इनको ध्यान रख लेते हैं। टीचर्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म बाय 2023, ठीक है। अभी जो भी असेसमेंट रिफॉर्म आ रहा है, जैसे अपना रिपोर्ट कार्ड 360 आ रहा है ना, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड, तो इसमें क्या सीन है कि रिपोर्ट कार्ड हम जो भी बना रहे हैं वो टीचर जो है, हम कोई भी नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं पर उनका इम्प्लीमेंटेशन तो टीचर्स को ही करना है ना। और वही टीचर जो आज के टाइम पे अवेलेबल है, हम पूरे टीचर्स को हटा के नई भर्ती नहीं करने वाले हैं, उन्हीं टीचर्स को सिखाना होगा। तो जो पहला एम है, कुछ स्पेशल एम है,
इसमें जो पहला एम है कि टीचर्स जो भी हैं उनको असेसमेंट के लिए तैयार करना है 2023 के लास्ट तक। देखते हैं कितना इसमें सक्सेस हो पाते हैं हम। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ द स्कूल एडॉप्ट इन एटलीस्ट वन। ठीक है, इसका मैं सिंपल सिंपल आपको मतलब बता देता हूँ। एवरी चाइल्ड विल कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन। इसका इसमें कुछ यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई चाइल्ड जो है स्कूल से बाहर आएगा तो इसमें स्किल मिसिंग है, तो उसमें कम से कम एक स्किल तो होना ही चाहिए। मतलब बच्चा जो है वो किसी न किसी एक चीज़ में तो पारंगत होना ही चाहिए, एकदम बुद्धू नहीं होना चाहिए। मतलब कि हो सकता है वो आपका सिंगिंग में हो, आपका किसी स्पोर्ट में हो, चेस में हो, बैडमिंटन में हो, मैथमेटिक्स में हो, साइंस में हो, टीचर में हो, बोलने में हो, खेलने में हो, गिटार बजाने में हो, रैकेट खेलने में हो, कोई भी उसका स्किल हो सकता है। पर एक ना एक स्किल में तो बच्चा जो है जब स्कूल से बाहर आएगा तो वो एक ना एक चीज़ में तो पारंगत होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर क्या है, देखिए ये बड़ी बड़ी बातें हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइवेट, ये भी है प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल और जो पब्लिक स्कूल है इनमें जो स्टैंडर्ड है एजुकेशन का वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, 2023 तक जो है इनका लक्ष्य है, 2023 तक इनका लक्ष्य है, ये 2030 तक इनका लक्ष्य है कि जो एजुकेशन है वो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल सब में सेम हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, अपने देश का विकास तेज गति से होगा। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, देखिए इम्पोर्टेंट है। ECCE अर्ली अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, इसमें वही बात की गई है जो फर्स्ट स्टेज है, जो अपनी प्रारंभिक या मूल अवस्था है, जिसमें 5 साल का जो है टेन्योर लिया गया है। तो इसमें वही चीज़ है कि जो आंगनबाड़ी और बाल वाटिका है उनके जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे, बच्चे में जो भी क्वालिटी डेवलप हो जाने चाहिए वो यूनिवर्सल, मतलब पूरे नेशन में, वो पूरे वर्ल्ड में जो भी बच्चे हैं उनसे कम ना रहे, उनका स्टैंडर्ड दुनिया में किसी से भी कम ना रहे। ठीक है, यूनिवर्सलाइजेशन उनका हो जाना चाहिए। इसके बाद फिर आता है नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब कि मान लीजिए कोई भी बच्चा है, देखिए सभी बच्चों के मस्तिष्क एक से नहीं होते हैं, ये बात श्योर है। अभी इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को कैटेगराइज कर दें। इसका मतलब ये है कि कोई भी बच्चा किसी भी कंडीशन में हो, कैसी भी कंडीशन में हो, पर वो कम से कम इतना तो साक्षर हो कि वो पढ़ पाए और अंकों का जोड़ घटाना आदि कर पाए, बेसिक कैलकुलेशन और पढ़ा लिखा इतना तो होना ही चाहिए। कोई भी बच्चा भारत में अनपढ़ नहीं रहना चाहिए 2030 तक। ठीक, इसके बाद फिर एक और आता है कि कैरिकुलम टू इंटीग्रेट 21st स्किल जो है, कौन कौन से 21st में स्किल आते हैं। कैरिकुलम टू इंटीग्रेट 21st स्किल CDP। आपसे पूछा जाए 21st के कौन से स्किल है, CDP है, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो CDP जो है इसमें उसको इतना तो आना ही आना चाहिए। GDP इन्वेस्टमेंट टू 6% फ्रॉम 4.3%। अभी कितना GDP जो है उसका 4.3% जो है एजुकेशन के नाम पे, GDP में हम अपना कितना इन्वेस्ट करते हैं एजुकेशन में, सॉरी क्या हो रहा है, GDP में अभी हम 4.3% इन्वेस्ट करते हैं, इसको चेंज करना है। और ये कितना हो जाना चाहिए, चेंज होने के बाद ये हो जाना चाहिए 6%। समझ रहे क्या, इतना जो है 4.3 से 6% जो है चेंज हो जाना चाहिए। और फिर ये इम्पोर्टेंट है, 100% जो है स्टूडेंट 2030 तक स्कूल में होना चाहिए। कोई भी बच्चा जो 3 से 18 के बीच है, वैसे तो प्राइम 3 से 16 था, लेकिन अभी क्या है 3 से 18 था जो है, कोई भी स्टूडेंट जो 3 से 18 के बीच है वो बाहर ना रहे, स्कूल में उसको एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। ठीक है, 2030 तक का ये लक्ष्य है अपना। अभी जो है एक इम्पॉर्टेंट और आया है, बस थोड़ा सा ही बचा है, मैं थोड़ा पानी पी लूँ।
एसईडीजी क्या है कि सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज को, यानी कि ऐसे लोगों का समूह जो पिछड़े हैं, एससी हैं, गरीब हैं, किसी प्रकार से पिछड़े हुए हैं, ठीक है, तो उन लोगों के समूह को कहते हैं अपन एसईडीजी। जैसे एलजीबीटी था ट्रांसजेंडर वगैरह के लिए, थर्ड जेंडर के लिए, तो उसी प्रकार से एडीजी जो एसईडीजी है ये स्टैंड फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप। एसईडीजी के लिए 2020 एनईपी 2020 में एक विशेष प्रावधान है, विशेष योजना है कि इनके लिए जो है हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। महिलाएं अगर जैसे बिहार में हैं तो बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण है जॉब में। यहाँ पर आप इक्वलिटी की बात नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वलिटी तभी होगी ना, आप दो लोगों में अगर कंपेयर करना चाहते हैं तो दो लोग तभी कंपेयर होंगे ना जब आप दोनों को समान मौका देंगे, है ना। तो अगर रेस दौड़ना है तो दोनों के दोनों के पैर माफ कीजिएगा, अगर रेस दौड़ना है तो दोनों के पैरों में जूते होने ही चाहिए, है ना, समान इक्वलिटी देना है। तो उसके लिए क्या है कि आरक्षण कहीं कहीं पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अभी एसईडीजी में आते कौन कौन है, देखिए, जिनका जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, जैसे मेल फीमेल हो गए, भगवान ने बनाया है, लेकिन हम इसमें भेदभाव नहीं करेंगे। तुम लड़की हो तुम घर का ही काम करोगी, ये नहीं, या तुम लड़के हो तुम रो नहीं सकते, ये नहीं, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हो सकता है किसी को अच्छा आर्ट में आता हो, किसी को अच्छा खाना बनाना आता हो, तो हम ऐसे सब्जेक्ट एलोकेट नहीं करेंगे स्कूल में कि भाई लड़की है तो वो खाने वाले सब्जेक्ट बनाएंगी या आर्ट के या क्राफ्ट के काम करेंगी। जो लड़के हैं वो स्पोर्ट या खेती बाड़ी का काम करेंगे, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो वही काम करेगा, ठीक है। बायो कल्चरल आइडेंटिटीज, मतलब कोई ऐसा है जो किसी और समूह से आता है, किसी और जगह से आता है, मान लीजिए पंजाब से आता है, ठीक है, जैसे जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज में पंजाब आ गया है। बायो कल्चरल में मतलब कोई व्यक्ति सांवला है या एससी का समुदाय से आता है या आदिवासी है या बहुत गोरा है या नाटा काटा है, तो हम उसको उसके लुक के आधार पे उसमें भेदभाव का सामना करते हैं वो लोग। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है तो उन लोग को लिए एसईडीजी जो है ग्रुप के अंदर रखा जाता है। इनके लिए विशेष प्रावधान है एसडीजीज के लिए। वो क्या प्रावधान है आने वाले समय पर देखते हैं, ठीक है। इनको जो है इनको उठाने का जो है ये एम है एनईपी 2020 में। एनईपी में लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा कंसिडर की गई है। इनको एक बार इस स्लाइड को, लास्ट स्लाइड है अपनी, इसको ध्यान से देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बताती है, नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड। लैंग्वेज में कोई भी भाषा जो है वो थोपी नहीं जाएगी किसी पे। एक नंबर तो मान लीजिए कि अगर हमें इंग्लिश आती है और अच्छी बात है, आती है तो बढ़िया है, पर हम ये नहीं कहेंगे कि आप इंग्लिश में ही बात करेंगे, ठीक है। इम्पोज्ड नहीं कर सकते आप अपनी लैंग्वेज किसी पर। अगर आप संस्कृत बोलते हैं तो आप तमिलनाडु में जाके ये नहीं बोलेंगे कि आपको संस्कृत में ही बात करनी है ना। हालांकि तमिल के जो द्रविड़ियन लैंग्वेज हैं वो उत्तर भारतीय लोगों से ज़्यादा संस्कृत से मतलब अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है, क्योंकि उनकी इंग्लिश में उनकी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें अभी भी कई सारे वर्ड होते हैं जो संस्कृत से हूबहू मिलते हैं। जैसे कन्नड़ हो गया, कन्नड़ा, आई एम सॉरी, ठीक है। और फिर रहता है मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, जो कक्षा 5 है। यहाँ तक तो बच्चे की मातृभाषा में ही, जिससे वह भाषा जो बच्चे घर पे बोलते हैं उसी भाषा में बच्चों को सिखाया जाएगा, ठीक है। टिल ग्रेड 5 यानी कि ग्रेड 5 तक, यानी कि अपने 2 इधर पर लेवल जो है कंसिडर किए गए हैं, 5+3, ठीक है। 5+3 जो पहला वाला है, यहाँ तक आपको सिर्फ और सिर्फ उसको मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज पे ही पढ़ाना है, आप फोर्स नहीं करेंगे दूसरी भाषा सीखने के लिए, ठीक है। फिर आता है संस्कृत एज एन ऑप्शनल एट ऑल लेवल। अभी तक क्या था कि 8 तक आए, मान लीजिए आपको संस्कृत से करना है तो कर ली। अभी आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी करें, हालांकि ये ग्रेजुएशन तक की बात नहीं करता है, ग्रेजुएशन की भी बात नहीं करता है। यहाँ पर बात हो रही है इंटरमीडिएट तक की। तो यहाँ पर जो है संस्कृत है वो सभी स्तरों पर ऑप्शनल लैंग्वेज रखी जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे भारत को जोड़ने का काम करती है, ठीक। 3 लैंग्वेज फार्मूला, मतलब कि एक मदर लैंग्वेज हो गई, एक आपकी लैंग्वेज हो गई जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, ये जो नॉर्मल भाषा है हिंदी है ना, अवधि मान लीजिए रीजनल लैंग्वेज हो गई हिंदी। तो एक और लैंग्वेज जो है जो उसको सिखाई जाएगी, जिससे क्या है कि वो compete कर सके वर्ल्ड के साथ।
जैसे मान लीजिए इंग्लिश उसको ऐड कर दी, है ना, या जो भी उसका इंटरेस्ट है, तो 3 लैंग्वेज के थ्रू उसको कोशिश की जाए कम से कम 3 भाषाएं उसको आ जानी चाहिए। मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर न्यू NEP 2020। वही चीज़ जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। मल्टीलिंगुअल मल्टीलिंगुअल सॉरी कर मल्टीलिंगुअल फ्लेक्सिबिलिटी इज स्टिल द बेसिस फॉर न्यू NEP 2020। बहुभाषा जो है, ये सिद्धांत जो है बहुभाषा का सिद्धांत है, ये अभी भी देखिए इस 1986 वाली 85 वाली में भी यही था, अभी भी वही है, ठीक है। ये चेंज नहीं हुआ है NEP 2020 में, ये वही रखा गया है। इंडियन साइन लैंग्वेज, बच्चे जो हैं उनको साइन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी, साइन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। कोई बच्चा है तो वो छूटा हुआ लेफ्ट आउट महसूस ना करे, इसके लिए जो है अगर क्लास में कोई बच्चा है जो साइन लैंग्वेज समझता है तो उसको साइन लैंग्वेज के थ्रू पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये है अपनी लैंग्वेज वाला पोर्शन। आगे आ जाता है टीचर्स एजुकेशन, ये भी इम्पोर्टेंट। इसके बाद बस 2 पॉइंट और हैं, खत्म ही हो गया। टीचर्स एजुकेशन, अभी क्या होता है, आपने BTC कर ली, B.Ed कर ली, इसके बाद CTET दिया, टेट दिया और सुपर टेट दिया, ठीक है, तो आप टीचर बनने के योग्य हो गए, आप टीचर बन जाएंगे। लेकिन 2030 के बाद देखो, सबसे पहले तो न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल कैरिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन NCF-TE। देखिए हमने 2 NCF पहले पढ़ लिए हुए हैं, एक NCF-CE करके कुछ था, NCPF करके कुछ था, है ना, एक ये है वो उसको NCERT डिजाइन कर रही है, इसको NCTE डिजाइन करेगी, ध्यान दीजिएगा। NCTE जो है इसको डिजाइन करेगा 2021, है ना। और NCF-TE का जो है टीचर्स एजुकेशन जो है, NCF के आगे TE स्टैंड फॉर टीचर्स एजुकेशन, विल बी फॉर्मुलेटेड बाय NCTE इन द कंसल्टेशन विद NCERT। कंसल्टेशन NCERT के जो कंसल्ट हो, देखिए मेन काम इसका रहेगा NCTE का, ये क्या करेंगे, ये टीचर्स का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। टीचर्स जो है, अब ऐसा नहीं चलेगा कि आप स्कूल में बैठ के स्वेटर बुन रहे हैं, हालांकि बहुत सारे टीचर हैं जो अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, है ना, और कुछ टीचर ऐसे हैं जो काम नहीं भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है टीचर हमेशा टारगेट पर रहते हैं समाज के, कि भाई साहब इनकी नौकरी एकदम आरामदेह नौकरी है। पर अगर आप करेंगे तो आप उसके जो है अपनी अपनी डिफ़िकल्टीज हैं हर चीज़ में, ठीक है। तो ये NCTE एक कंस्टिट्यूट करेगी, एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम होगा NCF-TE 2021। इसका काम होगा टीचर्स की क्वालिटी को मेंटेन करना। 2030 के बाद 4 साल का डिप्लोमा विल बी द मिनिमम, सॉरी डिप्लोमा नहीं, ये डिग्री हो जाएगी, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर टीचर। 2030 के पहले पहले जो आप लग सकते हो लग जाओ, ऐसा मत समझो कि आपने BTC कर लिया तो आप ज़िंदगी भर टीचर्स के लिए अप्लाई करते रहोगे, नहीं भाई, आपके पास 7 साल और हैं टीचर बनने के लिए, ठीक है। अगर आप इसके थ्रू जाते हैं, अगर आपको टीचर बनना ही एम है, तो फिर आप ग्रेजुएशन BLED या फिर जो भी ये 4 साल का कैरिकुलम निकाल रहे हैं उसके थ्रू ही करेंगे, ठीक है। NCF ऐसी एक और बॉडी है जो NCERT बनाएगी। NCERT बहुत सारी बॉडी बना रही है क्योंकि ये देश में सबसे बड़ी है। NCF ऐसी स्टैंड फॉर नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, इसमें मिसिंग है स्कूल, ये स्कूल ऐसी स्कूल एजुकेशन, NCF ऐसी फॉर स्कूल एजुकेशन NCERT बनाएगी। टीचर्स एजुकेशन जो है, टीचर्स एजुकेशन के लिए क्या बनाएगी, NCTE टीचर्स एजुकेशन NCERT के कंसल्टेशन के साथ, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और लास्ट पॉइंट यही है कि आपका जो भी NCF जो है अपना 2022 सॉरी NCF 2020, इसमें जो है टीचर्स का जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। आपकी पदोन्नति जो है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के आधार पर ही होगी। जो ज़्यादा एक्टिव होगा, जो ज़्यादा काम करेगा, जो ज़्यादा फील्ड में काम करेगा, वही पदोन्नति पाएगा। जो मज़े मारेगा वो बाद में पछताएगा, ठीक है। ये जो है NCF यहाँ पर आपका ख़त्म होता है, ठीक। तो NCF में इतना ही। अगर इसको एक बार में हम लोग रिकॉल करें तो NCF जो है 2020 है, ये किस समिति के आधार पर है, के कस्तूरी रंगन कमेटी के आधार पर है,
और इसका मेन एम है 2 करोड़ जो बच्चे हैं उनको 2030 तक विद्यालय मुख्य धारा में लाना है। MHRD का नया नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। और हमारा जो है एजुकेशन जो है वो 4 स्टेप में होगी। 5-3-3-4 इसका मतलब कोडिंग है। 5 स्टैंड फॉर फाउंडेशन, प्रिपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज, या माध्यमिक या अंतिम चरण। ठीक है, 3 से 5 देखिए कक्षा 3 जो 5 है वो 3 और 2 का समायोजन है। 3 स्टैंड फॉर 3 से 6, तो 3 से लेके 8 तक, कक्षा 2 तक का एक स्टेप हो गया। फिर 3 से 5 2 साल का ये हो गया। फिर 6 से 8 2 साल ये हो, 3 साल ये हो गया। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 3 3, फिर 9 10 11 12 4 साल ये हो गया माध्यमिक चरण। ठीक है, 21st सेंचुरी के स्किल है। और इसी के साथ परख जो है इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट हो गया, रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री होना चाहिए। और हमारा जो है एम है मानकीकरण से फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ लेके जाना। इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आने वाला है। और अगर आता है तो आप यहीं पर आकर हमसे शिकायत कर सकते हैं। चैनल आप डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अगले संडे को। अगले संडे हम नए टॉपिक्स के साथ आएंगे। और ये जो चैनल है ये मेनली स्टार्टिंग में डेडिकेटेड रहेगा DLED 3rd सेम के लिए, क्योंकि 3rd सेमेस्टर के एग्ज़ाम और 2nd सेम और 1st सेम, 2nd सेम को अभी स्किप कर रहे हैं क्योंकि 1st सेम के एग्ज़ाम वाले हैं। तो DLED 1st सेमेस्टर और DLED 3rd सेमेस्टर के लिए चैनल डेडिकेटेड रहेगा। Stay tuned with the channel. I am Himanshu Tiwari. Thank you.